हेलो दोस्तों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मानव के श्वसन के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था कि ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर के अंदर किस तरह से प्रवेश करता है। इस वीडियो में जो है हम ये पूरा जो श्वसन है तंत्र है मानव का, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मनुष्य में श्वसन हम पढ़ेंगे तो उससे पहले जो छोटे छोटे जीव होते हैं या फिर अनेक प्रकार के जीव होते हैं, उनमें श्वसन के लिए अनेक प्रकार का श्वसनांग पाया जाता है, यानी श्वसन अंग पाया जाता है। कुछ जीव जो है फेफड़ों से श्वसन करते हैं, कुछ गलफड़ों से श्वसन करते हैं और कुछ जीव जो है शरीर की सतह से श्वसन करते हैं। उसी तरह से जो मानव होते हैं, मानव में भी श्वसन के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है जिसे हम फेफड़ा कहते हैं। और जो है और भी श्वसनांग होते हैं, जैसे कि नासा द्वार जिसे हम नासा छिद्र भी कहते हैं। उसके बाद जो है नासा गुहा, फिर ग्रसनी, श्वास नली, श्वसनिकाएँ, फेफड़ा। तो ये सब मिल करके जो है ये सब श्वसनांग है, एक एक सभी श्वसनांग मिल करके एक श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। जिस तरह से हमने आहार नाल में पढ़ा था कि आहार नाल जो है एक मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये सब मिल करके एक पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। उसी तरह से ये श्वसनांग जो हैं यानी नासा छिद्र, नासा मार्ग, ग्रसनी, श्वास नली, श्वसनिया और फेफड़े, ये सब मिल करके जो है श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। और मानव में जो श्वसन तंत्र प्रमुख होता है, सबसे मुख्य इन श्वसनांगों में सबसे प्रमुख श्वसनांग कौन होता है, तो फेफड़ा। इन मानव श्वसन में प्रमुख श्वसनांग कौन होता है, फेफड़ा। अब जो है श्वसन तंत्र किस किस श्वसनांग से मिलकर बने होते हैं। हमारा जो श्वसन तंत्र है, जैसा कि हमने बताया, श्वसनांग जो है इन सब को मिला करके हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। तो हमारा पूरा श्वसन तंत्र किन किन भागों से मिलकर यानी किन किन श्वसनांगों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले एक जोड़ी नासा छिद्र होता है। नासा छिद्र का मतलब कि जैसे आपने यहाँ पे देखा है, ये नासा छिद्र दो होते हैं, तो ये दो होते हैं तो इनको हम एक जोड़ी कह सकते हैं। तो नासा द्वार या नासा छिद्र एक जोड़ी पाया जाता है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे जो है यहाँ से लेकर पूरा रास्ता होता है, जो यहाँ पे बीच में पट्ट भी होता है, अलग होता है। तो देखिए हमने आप दो ठो बनाया है, तो इसे बोलते हैं नासा मार्ग या नासा गुहा कहते हैं। उसके बाद मुख गुहा के ठीक पीछे ग्रसनी होता है। तो हमारा श्वसन तंत्र एक जोड़ी नासा छिद्र, नासा मार्ग, फिर ग्रसनी और उसके बाद जो है यहाँ पे श्वास नली के लिए श्वास नली होती है, श्वास लेने के लिए यानी ऑक्सीजन को अंदर जाने के लिए। तो श्वास नली, उसके बाद ये जो श्वास नली होती है ये आगे चलकर दो भागों में बट जाती है, क्योंकि हमारे मनुष्य के शरीर में जो है हमारे शरीर में दो फेफड़े पाए जाते हैं। इसलिए पाए जाते हैं, हमारे शरीर में जितने भी महत्वपूर्ण अंग है ये जोड़ी में पाया जाता है, ताकि अगर एक डैमेज भी हो जाता है थोड़ा तो हम जो है एक से काम चला सकें। उसी तरह से ये श्वास नली जो है दो भागों में बट जाता है, जिसे हम श्वसनिया कहते हैं। तो एक श्वसनिया इस फेफड़े में चला जाता है और एक श्वसनिया इस फेफड़े में चला जाता है। अब उसके बाद जो है, तो जैसा कि हमने देखिए यहाँ पे लिखा भी है, मानव में श्वसन के लिए एक विशिष्ट श्वसन अंग या श्वसनांग पाए जाते हैं। श्वसनांग जो है ये सब श्वसनांग मिल करके श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। और फिर हमने बताया कि इन श्वसनांगों में सबसे महत्वपूर्ण श्वसनांग कौन होते हैं, तो फेफड़ा। तो मानव में प्रमुख श्वसनांग फेफड़ा होता है। अब जो है मानव में श्वसन के लिए कौन कौन से श्वसनांग होते हैं जिससे श्वसन तंत्र का निर्माण होता है, तो एक जोड़ी जो है मानव में श्वसन तंत्र, एक जोड़ी नासा द्वार, एक जोड़ी फिर नासा मार्ग, उसके बाद जो है ग्रसनी, कंठ, श्वास नली ट्रेकिया, यहाँ पर कंठ होता है जिससे आवाज़ निकलती है। उसके बाद श्वसनिया, श्वास नली दो शाखाओं में बढ़ जाती है जिसे हम श्वसनिया कहते हैं, तथा फेफड़ों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी
कि मानव में प्रमुख श्वसनांग कौन कौन से हैं जो मानव श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो एक जोड़ी नासा छिद्र, फिर नासा मार्ग, ग्रसनी, फिर श्वास नली। श्वास नली दो शाखाओं में बढ़ जाती है जिसे श्वसनिया कहते हैं। एक श्वसनी एक फेफड़े में जाती है और एक श्वसनी एक फेफड़े में जाती है। उसके बाद श्वसनिया के बाद क्या आता है, फेफड़े आते हैं। अब जो है श्वास यानी कि हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं फिर, तो इसका प्रारंभ यानी श्वसन का जो प्रारंभ होता है वो नासा छिद्र के द्वारा होता है। जो श्वसन का प्रारंभ होता है ये नासा छिद्र के द्वारा होता है, यानी कि नॉस्ट्रिल्स में दो छिद्र पाए जाते हैं। उसके बाद जो है नासा द्वार के बाद नासा मार्ग या नासा गुहा आता है। तो नासा गुहा के प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में ही यहाँ पर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। रोमांच, जिस तरह से हमारे शरीर में छोटे छोटे बाल होते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ नाक के पास भी छोटे छोटे बाल होते हैं जो वायु में आए धूल कणों को क्या करते हैं, उसमें फंसा लेते हैं। यहाँ पर श्लेष्मा भी पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ, जो क्या करता है उन बालों के साथ धूल कणों को, वायु में जो धूल कण आते हैं उनको क्या करता है, चिपका लेता है, ताकि जो वायु है, अब जैसे हम हमेशा जो है वायु को ग्रहण करते रहते हैं, दिन भर हम सांस लेते रहते हैं, तो अगर हम वायु के साथ धूल कणों को भी अंदर लेंगे तो वो उनका क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में यानी हमारे फेफड़े में उसका जमाव हो जाएगा, जिससे हमारा फेफड़ा डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर श्लेष्मा पाया जाता है। कहाँ पर, नासा गुहा या नासा मार्ग के प्रारंभ में ही छोटे छोटे बाल होते हैं, श्लेष्मा होता है जो धूल कणों को चिपका लेते हैं, ताकि जो वायु है वो शुद्ध जाए, यानी कि उसमें ज़्यादा धूल कण न जा पाए हमारे शरीर में के अंदर। अब उसके बाद जो है नासा गुहा में जब वायु प्रवेश करती है तो वायु कभी ठंडी होती है, जैसे ठंडी का मौसम रहता है तो या गर्मी का मौसम, अलग अलग मौसम होते हैं, तो वायु अलग अलग प्रकार की भी हो जाती है, ठंडी गर्मी। और हमारा जो शरीर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस यानी हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वो क्या करता है, जब हम वायु को ग्रहण करते हैं तो जो नासा मार्ग होता है उन वायु को हमारे शरीर के तापमान के बराबर बनाता है। जो वायु होता है यानी कि जो हमारा नासा मार्ग होता है, जब हम वायु को ग्रहण करते हैं अंदर, तो ये हमारे यानी हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या करता है, इसमें जब प्रवेश करता है तो नासा मार्ग या नासा गुहा में जो वायु है वो हमारे शरीर के तापमान के बराबर होता है। तो हमारे श्वसन का जो है प्रारंभ कहाँ से होता है, एक जोड़ी नासा छिद्र से। उसके बाद क्या आता है, नासा मार्ग आता है। अब इसमें एक पट्ट भी होता है बीच में जो इन दोनों को अलग करता है। अब नासा मार्ग के प्रारंभ में छोटे छोटे बाल होते हैं और श्लेष्मा पाया जाता है जो धूल कणों को चिपका लेता है, अंदर नहीं जाने देता है हमारे शरीर के। उसके बाद जो है नासा मार्ग या नासा गुहा में जो है जब वायु प्रवेश करती है तो वो क्या करता है, हमारे शरीर के टेम्परेचर के उसको बराबर बनाता है वायु को, ताकि हम उसे आसानी से ग्रहण कर सकें। जैसे हम पानी भी पीते हैं तो पानी ठंडा होता है, गर्म होता है, तो हमारा शरीर उसे तुरंत काम में नहीं लेता है। उसको जब हम पी लेते हैं तो पहले वो पानी को हमारे शरीर के टेम्परेचर के बराबर बनाता है, तब जाकर के उसे काम में उपयोग करता है। अब उसके बाद नासा मार्ग जो है ग्रसनी में खुलती है, यानी नासा मार्ग एक छिद्र खुलता है, एक कीप जैसी संरचना होती है। हमने फर्स्ट वीडियो में यानी कि पहला जो चैप्टर था उसमें ग्रसनी के बारे में डिटेल से बताया है, तो अगर आप चाहते हैं तो उसमें जा कर के आसानी से ग्रसनी के बारे में देख सकते हैं। तो जो नासा मार्ग है वो एक छिद्र होता है ग्रसनी, जिसमें यह खुलता है। अब उसके बाद ग्रसनी जो है एक नली में खुलती है, उस नली को कहते हैं हम श्वास नली। जो ग्रसनी है वो किस में खुलता है, एक नली में खुलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वास नली। श्वास नली के द्वार को, श्वास नली का जो द्वार होता है इस द्वार को कहते हैं हम ग्लॉटिस। इस द्वार को हम कैसे हैं, ग्लॉटिस। अब इसको हिंदी में कहते हैं घाटी द्वार।
इसको हिंदी में क्या कहते हैं, घाटी द्वार, और इंग्लिश में कहते हैं ग्लॉटिस। अब उसके बाद जैसा कि यहाँ पर दो द्वार होता है, एक श्वास नली होता है जिससे हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और एक ग्रास नली होता है जिससे हम भोजन को ग्रहण करते हैं। तो श्वास नली के ऊपर एक कार्टिलेज यानी उपास्थि का बना एक ढक्कन होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। यहाँ पर उपास्थि का बना इस तरह एक ढक्कन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन को ग्रहण करते समय जो भोजन है वो श्वास नली के अंदर न चला जाए, इस वजह से यहाँ ढक्कन होता है। जैसे ही हम भोजन करते हैं वैसे ही ये ढक्कन क्या हो जाता है, श्वास नली के ऊपर बंद हो जाता है, ताकि जो भोजन है वो ग्रास नली में चला जाए। तो हमने क्या बताया कि जो नासा मार्ग है वो एक छिद्र में खुलता है जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी जो है एक नली में खुलती है जिसे हम श्वास नली कहते हैं। श्वास नली के द्वार को क्या कहते हैं, ग्लॉटिस या घाटी द्वार। अब इस पर उपास्थि का बना, श्वास नली के ऊपर उपास्थि का बना एक ढक्कन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस, और हिंदी में कहते हैं घाटीड़ापन। अब जो है श्वास नली की लंबाई कितनी होती है, तो जो श्वास नली होता है ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब जो है ये जो मांसपेशियों का ये नली बनी होती है, तो अब ये बताइए जब मांसपेशियों का बना रहेगा तो वो आसानी से क्या होगा, हम सांस लिए फिर उसके बाद अगर छोड़ देंगे तो वो चिपक जाएगा, तो वो आपस में चिपके ना, लगातार बना रहे। क्यों, क्योंकि हम ऑक्सीजन लगातार ग्रहण करते रहते हैं और लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को हम शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। तो इस कारण ये नली जो है चिपके ना आपस में। यहाँ पर एक छल्ले जैसी संरचना पाई जाती है, सी आकार का छल्ले जैसा संरचना पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइलीन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइलीन। श्वास नली आपस में चिपक ना पाए इस वजह से यहाँ पर जो है सी आकार का छल्ला पाया जाता है, इस तरह से आधा आधा। श्वास नली है, श्वास नली पर आधा आधा इस तरह से सी आकार का छल्ला पाया जाता है जिससे श्वास नली एकदम उसी तरह बनी रहे, आपस में चिपके ना। अब उसके बाद जो श्वास नली है ये आगे चलकर 2 शाखाओं में बट जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, श्वसनिया। एक श्वसनी जो है एक फेफड़े में चला जाता है और दूसरी श्वसनी एक फेफड़े में चला जाता है। अब ये जो श्वसनिया है ये अनेक प्रकार के उप शाखाओं में बढ़ जाता है। उप शाखा का मतलब कि जैसे यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे ये एक ठो है नली, उसके बाद ये कई सारे भागों में बट जाए, इसी को बोलते हैं उप शाखा। तो जो श्वसनिया है ये आगे चलकर देखिए इसमें ढेर सारी उप शाखाओं में बट गया है। अब उसके बाद श्वसनिया के बाद श्वसनिकाएं, इनको क्या बोलते हैं, जो उप शाखाओं में बटी हैं इनको बोलते हैं हम श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं। अब श्वसनिकाओं के बाद ये छोटा छोटा गुब्बारे जैसा संरचना है, ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं ना, वो ऑक्सीजन इन श्वसनांगों के द्वारा कहाँ तक आते हैं, मेन रूप से तो जो ऑक्सीजन है वो मेन रूप से इन्हीं कूपिकाओं के पास आता है। ये गोला गोला संरचना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कूपिकाएं, और इंग्लिश में कहते हैं एल्वियोलाई। इंग्लिश में एल्वियोलाई और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, कूपिकाएं कहते हैं। तो जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं वो धीरे धीरे इन श्वसनांगों के द्वारा कहाँ आता है, कूपिकाओं में आता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा, वायु सबसे पहले नासा द्वार में या नासा छिद्र कहते हैं, फिर नासा मार्ग में, फिर ग्रसनी में, उसके बाद श्वास नली में। श्वास नली के द्वार को क्या कहते हैं, घाटी द्वार। इस पर उपास्थि का बना एक लचीला ढक्कन होता है। जब हम भोजन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, श्वास नली को बंद कर देता है।
उसके बाद जो है श्वास नली आपस में चिपक ना पाए, इसलिए इसमें सी आकार की उपस्थिति का बना लचीला ढक्कन जैसा होता है, जैसे हम इसे क्या कहते हैं, हाइलीन कहते हैं। उसके बाद श्वास नली आगे चलकर 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वसनीय कहते हैं, ब्रोंकी। उसके बाद जो है श्वसनीय ये आगे चलकर और उपशाखाओं में बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं श्वसनिकाएं। उसके बाद जो है छोटा छोटा गुब्बारे जैसा खूब संरचना होता है, जिसे हम कुपिकाएं एल्वियोलाई कहते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो वो ऑक्सीजन इन्हीं कुपिकाओं में आकर के भर जाता है। तो जब आता है तो ये फूल जाती हैं, और जब ऑक्सीजन निकल जाता है तो ये क्या हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, यानी थोड़ा सा दब जाता है। उसी तरह तो आइए आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि हमने लिखा है, मनुष्य का श्वसन तंत्र नासा द्वार से प्रारंभ होता है। वायु नासा द्वार से होकर के नासा गुहा में प्रवेश करती है। नासा गुहा के प्रारंभ में छोटे छोटे बाल व श्लेष्मा होता है, जो धूल आदि को वायु के साथ अंदर जाने से रोकता है। नासा गुहा में वायु गुजरने पर शरीर के ताप के बराबर हो जाता है, यानी जब नासा गुहा में वायु गुजरता है तो वो हमारे शरीर के ताप के बराबर हो जाता है। नासा गुहा ग्रसनी में खुलती है। नासा गुहा कहाँ खुलती है, एक छिद्र में, जिसे ग्रसनी कहते हैं। और ग्रसनी एक छिद्र द्वारा श्वास नली में खुलता है, और ग्रसनी भी एक छिद्र द्वारा कहाँ खुलता है, श्वास नली में खुलता है। श्वास नली के द्वार को ग्लॉटिस कहते हैं, और हिंदी में घाटी द्वार कहते हैं। इस पर उपास्थि का यानी कार्टिलेज हड्डी का टाइप का बना एक लचीला ढक्कन होता है, जिसे क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। इस ढक्कन को क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस, और हिंदी में क्या कहते हैं, घाटीड़ापन। जो भोजन को निगलते समय, यानी जब हम भोजन करते हैं तो श्वास नली को ये क्या कर देता है, बंद कर देता है। श्वास नली जो है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। अलग 10 से 12 क्यों कहा गया है, क्यों नहीं 1 बताया गया या 10 या 12, क्योंकि अलग अलग मनुष्यों का शरीर जो है उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो किसी में 10 हो सकता है, किसी में 11 भी, किसी में 12 भी। तो लगभग जितने लोगों में ज़्यादातर ये पाया जाता है, उसमें उनका औसत मान रख कर के लिख दिया जाता है कि 10 से 12 या 12 से 13 लगभग लोगों में इतना पाया जाता है। तो इसकी लंबाई जो है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। श्वास नली पर सी आकृति की उपस्थिति के बने छल्ले पाए जाते हैं, छल्ला पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, हाइलीन कहते हैं, जो श्वास नली को चिपकने से क्या करता है, रोकता है। श्वास नली आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे श्वसनीय कहते हैं। यानी जो श्वास नली है वो आगे चलकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, श्वसनीय। ये फेफड़े में पहुंचती हैं। ये दोनों कहाँ पहुंचती हैं, फेफड़ों में। फेफड़े एक जोड़ी होते हैं, यानी जो फेफड़ा होता है वो एक जोड़ी यानी डबल पाया जाता है। वक्ष, अब जो है आगे देखिए, जो हमारा फेफड़ा होता है वो वक्ष गुहा में स्थित होता है। तो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का जो भाग होता है उसे हम वक्ष गुहा कहते हैं, और जिस भाग में हमारा पूरा पेट स्थित होता है उसे हम उदर गुहा कहते हैं। तो जो हमारा फेफड़ा होता है वो कहाँ स्थित होता है, वक्ष गुहा में स्थित होता है। अब जो फेफड़े के बाहर जो है, फेफड़े के बाहर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, कवर पाया जाता है, ताकि इसे कोई हानि ना पहुंच सके। तो फेफड़ों के बाहर जो है दोहरी झिल्ली पाई जाती है, जिससे यह घिरा रहता है। इस तरह से दोहरी झिल्ली होती है इस पे। इस झिल्ली को हम कहते हैं फुफ्फुसावरण। इस झिल्ली को क्या कहते हैं, फुफ्फुसा आवरण कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। यानी कि फेफड़ों के बाहर जो है दोहरी झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फुफ्फुसा आवरण कहते हैं। अब देखिए, जो हमारा दायां फेफड़ा होता है, इधर वाले को हम कहते हैं दायां और इधर वाले को क्या कहते हैं, बायां।
तो जो हमारा दाहिना फेफड़ा होता है ये बड़ा होता है और चौड़ा होता है। हमने मतलब कि बनाने की कोशिश की है, अगर सही नहीं हो पाया तो आप बुक में भी देख सकते हैं। तो जो दाहिना फेफड़ा होता है ये है दायां फेफड़ा, और ये जो है बायां फेफड़ा है। तो जो दायां फेफड़ा होता है ये बड़ा होता है और चौड़ा होता है, और जो बायां फेफड़ा होता है ये लंबा होता है। ठीक है, जो दायां फेफड़ा है ये बड़ा और चौड़ा होता है, और जो बायां फेफड़ा होता है ये क्या होता है, लंबा होता है। अब फेफड़ा जो है एक आधार से जुड़ा होता है। जो हमारा फेफड़ा है वो एक आधार से जुड़ा होता है जिसे हम कहते हैं डायाफ्राम। क्या कहते हैं, डायाफ्राम। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं तो हमारा जो फेफड़ा होता है देखेंगे आप लोग फूल जाता है, फिर उसके बाद कम हो जाता है। तो फेफड़ों के पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो मतलब फेफड़ों को उठा सकें या फिर जो है उसको सही कर सकें। तो उसको ऊपर और नीचे करने के लिए डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो फेफड़ों को क्या कर देता है, उभार देता है। फिर उसके बाद हम जब कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं तो फिर वो अपनी पुनः स्थिति में आ जाता है। यानी कि फेफड़ों को ऊपर नीचे करने का कार्य कौन करता है, डायाफ्राम करता है, जो किससे लगा होता है, फेफड़ों के आधार से जुड़ा होता है आपस में। तो आइए देखते हैं। तो श्वास नली आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाती है जिसे श्वसनिया कहते हैं। ये फेफड़े में पहुंचती हैं। फेफड़े एक जोड़ी होते हैं जो वक्ष गुहा में, यानी फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं, वक्ष गुहा में। श्वसनिया फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद अनेक उपशाखा, यानी जो श्वसनिया होती हैं फेफड़े में पहुंचने के बाद अनेक उपशाखाओं में बढ़ जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं कहते हैं। श्वसनिकाएं कूपिकाओं में जाकर खुलती हैं, यानी श्वसनिकाएं जो होती हैं वो यानी उपशाखाएं कहाँ खुलती है, छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचना होती है जिसे हम कूपिकाएं कहते हैं, कूपिकाओं में खुलती हैं। फेफड़े जो है दो झिल्लियों द्वारा घिरे रहते हैं, यानी फेफड़ा जो है दो झिल्ली द्वारा यानी दो कवर द्वारा घिरा होता है जिसे हम फुफ्फुसा आवरण यानी प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से, यानी जो दाहिना फेफड़ा होता है ये बाएं फेफड़े से बड़ा और चौड़ा होता है, परंतु लंबाई में क्या होता है, ये बड़ा और चौड़ा तो होता है मगर इसकी लंबाई कम होती है, और बाएं फेफड़े की जो लंबाई होती है वो दाएं से ज़्यादा होती है। फेफड़े जो है एक उभरे हुए आधार से चिपके रहते हैं जिसे क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। तो ये हमारा मानव का श्वसन तंत्र जो है कंप्लीट हुआ। बुक में और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था, तो जो जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने आपको लिख करके दिया है, आप इनको नोट्स करके आसानी से याद कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।